नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल और कांग्रेस पर पीएम मोदी के बड़े वार की, यूपी में सपा और कांग्रेस को लगे जोरदार झटके की, भतीजे अजीत पवार के दांव से दबाव में आए चाचा शरद पवार के। इसके साथ ही जानेंगे क्यों कर्नाटक सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीजेपी सांसदों में मचे हड़कंप की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमीन घोटाले में फंसे सोरेन की न्यायिक हिरासत 5 दिन और बढ़ी। सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका, 17 फरवरी को कोर्ट में पेशी, ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने भेजा समन, जांच एजेंसी के 5 समन पर भी पेश नहीं हुए थे सीएम केजरीवाल। जसप्रीत बुमराह ने नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बनते ही रचा इतिहास, विराट कोहली की बराबरी, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बने बुमराह। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 34 अंकों की गिरावट के साथ 72,152 पर हुआ बंद, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 21,930 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस की नेता की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे थे। इसके साथ ही खड़गे और कांग्रेस को भी पीएम मोदी ने बड़ी नसीहत दे डाली। तो क्या कहा पीएम मोदी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद में चल रहे बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया था। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खड़गे ने 400 सीट का आशीर्वाद दिया है, जिससे सदन में कांग्रेस की जमकर फजीयत हुई। पीएम मोदी ने कहा, लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। पीएम मोदी का सदन में दिया आज का भाषण कांग्रेस पर काफी भारी गुजरा है। पीएम ने कांग्रेस की हालत पर भी दया दिखाई। उन्होंने कहा कि देश पर राज करने वाली इतनी बड़ी पार्टी गर्त की तरफ जा रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा, दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से आई सरकारों को रातों रात बर्खास्त किया, अखबारों पर भी ताले लगाने की कोशिश की। अब उसी पार्टी ने देश को तोड़ने का नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है। देश को अब उत्तर दक्षिण में तोड़ने के बयान दिए जा रहे हैं। यहाँ भी पीएम मोदी ने दक्षिण को साधने की कोशिश की है। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस को आईना दिखा दिया है, जिससे कांग्रेस में हलचल मच गई है। इधर सियासी हलचल तो यूपी में भी मची हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां बैठाने में लगे हैं। इस दौरान सबसे बुरी हालत इंडी गठबंधन की है, जिसके सभी चुनावी समीकरण पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। अब यूपी से भी इंडी गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं दिख रहे हैं। खबरों की माने तो सपा और कांग्रेस को यूपी में बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अखिलेश का सबसे करीबी अब उन्हें छोड़ने का मन बना चुका है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी का इंडी गठबंधन से मोह भंग हो गया है। खबरों के मुताबिक जयंत जल्द ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। दावा है कि जयंत बीजेपी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक दोनों की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन सियासी गलियारों में ये शोर है कि 1 से 2 दिन में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है। इस बीच जयंत चौधरी ने पार्टी के 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद उनके एनडीए के साथ जाने की अटकलें और तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज हैं। सपा ने आरएलडी को जो 7 सीटें दी हैं, उनमें से 4 सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर सपा के उम्मीदवारों को लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके बाद से जाट कार्यकर्ताओं ने जयंत के ऊपर गठबंधन तोड़ने का दबाव बना रखा है। वहीं एनडीए में उन्हें 3 से 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। इनमें मथुरा और बागपत की सीटें आरएलडी को दी जा सकती हैं, जबकि एक राज्यसभा सीट भी दी जा सकती है। आपको बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था
उन्हें 3 सीटें दी गई थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली थी। अब अगर जयंत सपा का साथ छोड़ते हैं तो अखिलेश यादव की यूपी में चुनौती बढ़ना तय है। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। जयंत के तेवरों से सपा में सियासी घमासान मच चुका है, तो वहीं बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। इधर महाराष्ट्र में भी बीजेपी गठबंधन में खुशी का दौर चल रहा है। एनसीपी पर हक की लड़ाई में पहली बाजी भतीजे अजीत पवार ने जीत ली है। वहीं चुनाव आयोग ने चाचा शरद पवार को जोरदार झटका दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एनसीपी पर अब भतीजे का अधिकार होगा, लेकिन उसके बावजूद अजीत पवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। चाचा से नाराज होकर पार्टी को दो फाड़ करने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को चुनाव आयोग ने असली एनसीपी घोषित कर दिया, जिसके बाद शरद पवार को जोरदार झटका लगा है। चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी के झंडे से लेकर नाम निशान तक अजीत पवार के हवाले कर दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि शरद पवार गुट ने कहा था कि वो इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन अब अजीत पवार ने एक और दांव चला है। अजीत पवार गुट ने चाचा के जाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल कर दी है। अब एनसीपी का नाम, चुनाव चिन्ह, घड़ी, झंडा सब कुछ अजीत पवार को दिए जाने पर शरद पवार गुट और महाविकास आघाड़ी में उनके साथी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था और कोर्ट जाने का ऐलान भी किया था। अब अजीत पवार ने केविट के जरिए मांग की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार इस मामले में कोई याचिका दायर करते हैं तो फिर उस पर एक तरफा फैसला ना दिया जाए, इसके साथ ही उनकी बात भी सुनी जाए। इधर चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद मुंबई के एनसीपी दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में शरद पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार की तस्वीर लगी है। पोस्टर में लिखा है कि चिन्ह तुम्हारा, बाप हमारा। आपको बता दें कि अजीत पवार एनसीपी में अपने कुछ विधायकों का समर्थन लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन में चले गए थे, जिसके बाद उन्हें देवेंद्र फडणवीस के बराबर डिप्टी सीएम बनाया गया था। तब से लेकर लगातार मौके दर मौके अजीत पवार अपने ही चाचा शरद पवार पर राजनीतिक हमले करते नजर आते हैं। अब एनसीपी पर हक की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी पारा अपने उफान पर है। इधर दिल्ली में भी आज दिन भर सियासी घमासान देखने को मिला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस सरकार के इस विरोध प्रदर्शन में कई मंत्री, विधायक मौजूद रहे। कर्नाटक का आरोप है कि केंद्र सरकार हमें ना तो टैक्स में हिस्सा दे रही है और न ही आर्थिक मदद। इस प्रदर्शन को चलो दिल्ली नाम दिया गया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एम सिद्धारमैया ने 135 विधायकों और सांसदों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन किया। यह आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ किया गया। कर्नाटक सरकार ने राज्य के फंड में कटौती को लेकर और सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए हल्ला बोल किया। इस आंदोलन को केरल सरकार ने भी अपना समर्थन दिया है और ये पूरा मामला फिलहाल देश में दक्षिण बनाम उत्तर बनता जा रहा है। आज केरल की कैबिनेट भी दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल हुई। इन दोनों सरकारों के आंदोलन के बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने टैक्स के पैसों के बंटवारे में भेदभाव के आरोप लगाते हुए ट्वीट भी किया, जिनमें हैशटैग साउथ टैक्स मूवमेंट का इस्तेमाल किया गया है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि 15वें वित्त आयोग के लागू होने के बाद केंद्र से मिलने वाले टैक्सों की उसकी हिस्सेदारी अब 3.64% ही रह गई है। पहले ये 4.71% थी। राज्य सरकार का कहना है कि हमने उत्तर भारत के मुकाबले ज्यादा बेहतर काम किया है और नागरिक सुविधाएं दी हैं। शायद इसी के चलते हमें केंद्र सरकार सजा देते हुए फंड में कटौती कर रही है। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने इस मामले को दक्षिण बनाम उत्तर बनाने की कोशिश की है। सीएम सिद्धारमैया ने दक्षिण से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी, ए नारायण सामी को भी पत्र लिखा है और साथ देने की अपील की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, टैक्स कलेक्शन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। इस साल कर्नाटक ने टैक्स कलेक्शन में 4 करोड़ 30 लाख रुपए का योगदान दिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हम 100 रुपए टैक्स भेज रहे हैं तो केंद्र सरकार इसमें 12 से 13 रुपए ही वापस कर रही है। कर्नाटक सरकार के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अभी तक मोदी सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन इस मूवमेंट को लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के बड़े फैसले की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। सियासी हलकों में चर्चा है कि 75+ वाले सांसदों का बीजेपी इस बार टिकट काटने की तैयारी कर चुकी है, जिससे बीजेपी सांसदों की चिंता बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
2024 चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने संसद में 400 पार का नारा दिया है, तो यूपी में बीजेपी ने सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी करीब 40% तक मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो 75 साल की उम्र की दहलीज पर खड़े सांसदों में कानपुर के सत्यदेव पचौरी, बहराइच के अक्षयवर लाल, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, फिरोजाबाद के चंद्रसेन जादौन, मेरठ राजेंद्र अग्रवाल, हाथरस से राजवीर दिलेर, मथुरा से हेमा मालिनी, बरेली से संतोष गंगवार, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी का नाम शामिल है। वैसे तो यूपी के वाराणसी से पीएम मोदी और लखनऊ से राजनाथ सिंह सांसद हैं, जो करीब 75 साल के हैं, लेकिन पार्टी ने कुछ अपवाद रखे हैं। पार्टी के रणनीतिकारों ने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में अघोषित तौर पर उतारने का फैसला किया है। 75 पार के सांसदों के अलावा कई सांसदों के टिकट को लेकर सस्पेंस भी बना हुआ है। पीलीभीत से वरुण गांधी को चुनाव लड़ाने को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। वहीं सुल्तानपुर से वरुण की मां मेनका गांधी और बदायूं से मौजूदा सांसद और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के टिकट भी काटे जा सकते हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पहलवान बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले में फंसे केसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह और लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्र टैनी पर पार्टी इस बार भरोसा जता सकती है। इसके अलावा बलिया, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, अलीगढ़ समेत कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई 16 सीटों पर इसी महीने उम्मीदवार घोषित किए जाने का प्लान तैयार हो चुका है। अब मोदी के इस फरमान से यूपी बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।